Good morning, students. This is the second part of the chapter number 6, thermodynamics. Students, we already discussed about the basic terms about the thermodynamics and one state function which is internal energy. So today's session we will discuss about the remaining three state functions which is enthalpy, entropy and gas-free energy. So let's start the session. First, we know about what is enthalpy. Many times we use enthalpy in reactions when we represent endothermic and exothermic reaction. We use enthalpy. What is enthalpy? वही enthalpy की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं और इससे पहले भी कभी कभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब हम लोगों को एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना होता है विद द हेल्प ऑफ हीट तो हम लोग यूज करते हैं इंथैल्पी. इंथैल्पी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी एंड इट इज अ सेकेंड स्टेट फंक्शन in thermodynamics. First is internal energy which is represented by U. Change in internal energy delta U is equals to delta Q plus delta W. Q plus W होता है, U is equals to Q plus W where Q is heat and W is work done. Okay, so let's see what is enthalpy. It is defined as total heat content of the system. ठीक है. इंटरनल एनर्जी के केस में क्या था कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम था, लेकिन यहाँ पर केवल टोटल हीट की बात की जाएगी क्योंकि टोटल एनर्जी में सारी एनर्जीज आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर केवल हम लोग बात करेंगे हीट एनर्जी की. ठीक है. इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क. ठीक है. इंथैल्पी जो होता है वो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो होता है उन दोनों के सम के इक्वल होता है. अब वर्क कैसे प्रेशर और वॉल्यूम के इक्वल होता है लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस. एफ जो हमारा फोर्स है उसको प्रेशर से रिप्लेस करते हैं तो प्रेशर इंटू एरिया और यस यानी कि डिस्प्लेसमेंट. तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है. तो हम वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू वी भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर एच इज इक्वल टू क्या है यू प्लस पी बी. ओके. चेंज इन इंथैल्पी यानी कि हीट में जो चेंजेस होते हैं. चेंज इन इंथैल्पी द हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर कांस्टेंट प्रेशर रखा जाए तो कोई भी सिस्टम कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर इवॉल्व कर रहा है दैट इज कॉल्ड चेंज इन इंथैल्पी. चेंज इन इंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डेल्टा एच विच इज इक्वल्स टू क्यू पी वेयर क्यू पी इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक में क्या होता है सिस्टम लॉस एनर्जी टू सराउंडिंग. एक्सोथर्मिक में क्या होता है जहाँ पर सिस्टम है वो अपनी एनर्जी अपनी हीट को रिलीज करता है कहाँ सराउंडिंग की तरफ, और उस समय तो हम लोग यूज करते हैं जो सिंबल वो क्या होता है निगेटिव होता है. एक्सोथर्मिक में जो आपका चेंज इन एंथैल्पी होता है वो निगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है. निगेटिव यानी कि उतना अमाउंट डिडक्ट हो गया, उतना हीट जो है उस सिस्टम से रिलीज हो जा रहा है यानी उतना कम हो गया, इसलिए हम लोग निगेटिव साइन यूज करते हैं. वहीं एंडोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग टू सिस्टम होता है जिसमें कि सराउंडिंग से हीट जो है वो सिस्टम पर आ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग पॉजिटिव साइन यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो सिस्टम की एनर्जी जो है वो सिस्टम की जो हीट है वो इंक्रीज कर रही है क्योंकि वहाँ पर ऐड हो रहा है. ओके. तो ध्यान रखेंगे एक्सोथर्मिक में निगेटिव साइन और एंडोथर्मिक में पॉजिटिव साइन यूज किया जाता है फॉर द चेंज इन एंथैल्पी. लेट्स सी रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी. देखते हैं डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन बनता है. सपोज दैट एक हमारे पास रिएक्शन है ए टू बी. लेट एच ए बी द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड एच बी बी द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट. इतना तो क्लियर है. ठीक है. हमने क्या किया कि एच ए जो है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और एच बी जो है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेट कर लिया. ठीक है. अब हम अगर एच ए अभी जो हमने लास्ट फार्मूला पढ़ा कि एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी बी, तो हम उससे अगर यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो एच ए इज इक्वल्स टू यू ए प्लस पी वी ए. अब पी में ए क्यों नहीं आया क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है आपका कांस्टेंट है. एच बी क्या होगा एच बी इज इक्वल टू यू बी प्लस पी वी बी होगा. यहाँ पर भी प्रेशर कांस्टेंट है. तो अगर हम
डेल्टा एच निकालना है हमें, चेंज इन इंथैल्पी, तो एच भी माइनस एच है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें रिलेशन मिल रहा है, कुछ चीज़ें कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है फाइनली क्या कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्या मिल रहा है? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सामने आपके कैलकुलेशन भी किया गया है, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर यूजिंग आइडियल गैस लॉ, ठीक है। अब आइडियल गैस को यहाँ पे अगर हम इसमें रिलेट करें, क्योंकि प्रेशर है और वॉल्यूम है, ठीक है, तो डेफिनेटली पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, उसका भी यहाँ पर यूज हो सकता है कि अगर कोई प्रोसेस है और वो ऐसा है प्रोसेस जिसमें कि गैसेस इन्वॉल्व होना, तो डेफिनेटली वहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही वैल्यू यूज करें कि पी वी ए अगर हम लें, प्रेशर तो कांस्टेंट है, वी ए, पी वी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी फॉर रिएक्टेंट एंड पी वी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी फॉर प्रोडक्ट। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें फाइनली मिलता है P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। एन जी क्या है? वो डिफरेंस है किसमें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इसी वैल्यू को उठा करके ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है P डेल्टा V के प्लेस पे, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू आ जाता है डेल्टा U प्लस डेल्टा एन जी आर टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा U फॉर अ गिवन सिस्टम at constant pressure. Okay, let's see next one. heat capacity यानी हीट की कैपेसिटी, अलग अलग बॉडीज़ की अलग अलग हीट कैपेसिटी होती होगी, ऐसा आपको लगता ही होगा, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी है क्या? एक तरह से देखा जाए, द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफ़र। किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। जो भी टेम्परेचर में चेंज हो, टेम्परेचर अगर घट रहा है तो हीट जो है वो कम हो रही है, और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब हीट भी इंक्रीज कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट यूज करते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय C, वेयर C कोफिशिएंट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो पहले आप क्या लिखेंगे? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग C यूज कर लेते हैं, जो कि एक तरह का कांस्टेंट होता है, जिसे हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि C इज इक्वल्स टू होता है, सॉरी यहाँ पे CM लिखा गया है, ठीक है। तो स्पेसिफिक टर्म यूज कर रहे हैं हम CM, ये जो होता है C अपान N, N जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के कितने मोल्स हैं उस पर डिपेंड करती है हमारी हीट कैपेसिटी, ठीक। मोलर हीट कैपेसिटी, इसी का एक टर्म और आता है मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री और केल्विन, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना है तो जो हमें हीट की नीड होती है दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। ध्यान दीजिएगा, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों जो है वो डिफरेंट हैं, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। मोलर में हम कह रहे हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का जो हमें हीट की नीड होती है दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। बस स्पेसिफिक में क्या है, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है। जब भी हम लोग स्पेसिफिक की बात करते हैं तो पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर देते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज किया कि 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने में जो हीट की नीड होती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए यहाँ रिलेशन बनाया गया कि Q इज इक्वल्स टू C इंटू M इंटू डेल्टा टी। Q हीट, C यहाँ पे आपका क्या है, कोफिशिएंट है, M मास, डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर।
This is the most important relation, and this is very important for our examination also. Relation between Cp and Cv. Cp क्या है? यहाँ पे हम हीट कैपेसिटी ले रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो देखिए स्टार्ट करते हैं. एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी Cv, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी Cp. ठीक है. एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो क्यू वी जो है इज इक्वल टू Cv डेल्टा टी. अभी जो हम लोगों ने फार्मूला प्रीवियस पेज पे यूज किया. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर था कि Q इज इक्वल टू, ऊपर से जो आपकी फिफ्थ लाइन है, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी. तो वही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि अगर हम QV यूज करें तो CV यूज करेंगे. ठीक है, तो QV इज इक्वल टू CV डेल्टा टी. ये होता है इक्वल इंटरनल एनर्जी के. और यही क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट जो हम ले रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी के रिस्पेक्ट में, और प्रेशर के लिए QP इज इक्वल टू CP डेल्टा टी, यानी कि ये इंथैल्पी के रिस्पेक्ट में लिया जाता है. अब इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. हम लोग पढ़े हैं. डेल्टा यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया PV से. ठीक है, तो डेल्टा PV यूज कर ले रहे हैं. क्यों कर लिया है? क्योंकि हम उसके जगह पे RT पुट करना चाहते हैं, और यहाँ पे NRT पुट करेंगे, बट हम यहाँ 1 मोल ले रहे हैं, इसलिए N की वैल्यू 1 हो गई, तो केवल RT यूज करेंगे. तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा RT. R तो आपका कांस्टेंट होता, वो तो चेंज होगा नहीं, R को पहले लिख लिया गया, तो ओनली डेल्टा T. तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस R डेल्टा T लिख सकते हैं. On substituting the value of delta H and delta U, the equation is modified as, जब यही वैल्यू हम यहाँ पर जो ऊपर से जो हम लोगों ने यूज किया है कि डेल्टा U की वैल्यू क्या थी, डेल्टा H की वैल्यू क्या थी, उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा T कैंसिल हो जाता है, तो हमें एक रिलेशन मिलता है क्या, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. ठीक है, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू गैसियस कांस्टेंट होता है. ओके, नेक्स्ट इज इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, फेज जैसे सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, उसमें जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इंथैल्पी में चेंजेस होते हैं. ऑब्वियसली आप देखते हैं कि अगर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं हमें नीड होती है. हमें अलग से हीट देने की नीड पड़ती है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी एंथैल्पीज़ के ही रिस्पेक्ट में कंसीडर किए जाते हैं. तो फर्स्ट है आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन मीन्स सॉलिड टू लिक्विड. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, उसके 1 मोल को हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में, तो जो एनर्जी में चेंजेस होते हैं दैट इज कॉल्ड हीट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. तो इस प्रोसेस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, हम हीट प्रोवाइड करते हैं. दैट्स वाई दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो यहाँ पे आप वैल्यू देख रहे हैं कि पॉजिटिव दी गई है कि डेल्टा फ्यूजन H लिया गया है. ठीक, H यहाँ पर सिंबल है, हाइड्रोजन का नहीं, एंथैल्पी का ध्यान रखेंगे. तो वो आ रहा है कितना कि प्लस 6.0 किलो जूल पर मोल. तो यहाँ प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंडोथर्मिक, क्योंकि फ्यूजन में हमें हीट देनी पड़ती है. ओके, नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. सेम एज लिक्विड टू गैसियस स्टेट, द चेंज ऑफ एंथैल्पी टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैसियस स्टेट. तो यहाँ पर भी हीट हमें देनी पड़ती है, इस वजह से यहाँ पर भी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है. तो H2O लिक्विड में है, H2O को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें हीट देना पड़ रहा है, इसलिए एंथैल्पी जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, और आपका ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट कर दें बिना लिक्विड में चेंज किए, तो वहाँ पर भी तो हीट हमें देना होता है, जैसे कैम्फर है, आयोडीन है, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, इन सब के लिए. तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन हीट एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट.
तो ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पर भी जो आपको चेंज इन एंथैल्पी दिख रहा है वो भी पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अब बात करते हैं। फॉर्मेशन यानी कि कंबाइंड होना, कोई चीज़ बनाना, फॉर्म करना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब बॉन्ड बनते हैं आपस में, टू आर मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार बॉन्डिंग चैप्टर में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं तो वो एनर्जी लूज़ करते हैं, जिसके कारण वो स्टेबल होते हैं। जितना अधिक एनर्जी लूज करते हैं वो उतना ही अधिक स्टेबल होंगे, जितना कम एनर्जी लूज करेंगे उतना ही वो कम स्टेबल होते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग बॉन्डिंग चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो यही है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी इन द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। ओके, इसे हम डेल्टा एफ से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आप सब में देख रहे हैं कि डेल्टा एस था, सब्लिमेशन था तो डेल्टा एस यूज कर लिए, फ्यूजन था तो एफ यू यूज कर लिए, ठीक है, वेपराइजेशन था तो वहाँ पे वी यूज कर लिए, तो ऐसे यूज किया जाता। तो यहाँ डेल्टा एफ एच इज इक्वल टू -74.8 किलो जूल पर मोल, यानी कि जब कार्बन यानी जो ग्रेफाइट है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होता है और मीथेन गैस का फॉर्मेशन करता है, तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज होता है और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हम कुछ भी जलाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ये भी आपका क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी दैट एक्कम्पनाइज द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में -890.3 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें मिलती है। और यहाँ पे वही निगेटिव साइन यहाँ पर भी है, इट मीन्स इट इज़ आल्सो अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। अब जैसे आप केमिकल इक्वेशन पढ़े हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन में हम लोग हीट वगैरह को रिप्रेजेंट नहीं करते, केवल केमिकल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बट जब थर्मोकेमिकल इक्वेशन की बात की जाएगी तो वहाँ पे केमिकल इक्वेशन के साथ साथ आप जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, जो भी चेंज इन एंथैल्पी हो रहा है, उसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसे हम लोग कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे देखिए, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एच एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट इज कन्वेंशंस रिगार्डिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। कुछ साइन वगैरह कैसे यूज करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उनको भी हम देखेंगे। द कोफिशिएंट इन अ बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन रेफर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको यूज करते हैं कि जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं वो हम पहले बैलेंस करते हैं। जो भी हमारा केमिकल इक्वेशन, उसके जो स्पीसीज़ हैं, केमिकल स्पीसीज, उनके कोफिशिएंट्स को बैलेंस कर लिया जाता है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एच रेफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड बाय द एन इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि जैसे अभी लास्ट आप देखिए तो यहाँ पर केवल H2O जो है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O लिखा गया है। तो यहाँ पर हम इसलिए इसको हाफ O2 क्यों यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली हाफ O2 तो होता नहीं है, ठीक है, कि जो एनर्जी आ रही है वो फॉर H2O यहाँ 1 मोल है, तो 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ हम ये रिप्रेजेंट करें तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट हो वो 1 मोल के टर्म में आए, जिससे कि हम आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। नहीं आता है तो फिर 2 मोल का रहेगा तो 2 मोल के लिए फिर उसको अपान 2 करना पड़ेगा, तब आप 1 मोल का फाइंड आउट कर पाएंगे। तो कोशिश यही करते हैं कि पहले 1 मोल के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट हो जाता है तो मच बेटर होगा, अदरवाइज हम लोग डिवाइड करके वैल्यू यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है कि N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। इसका जो डेल्टा H है वो -91.8 किलो जूल पर मोल है, बट यहाँ पे अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है वो पर मोल के लिए दी गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अब आता है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, देखिए हेस लॉ क्या है। हम लोग देखते हैं कि रिएक्शंस जो है वो एक ही स्टेप में हम लोग कंप्लीट करके लिख देते हैं, बट क्या एक्चुअली में एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है रिएक्शंस? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं पहले बॉन्ड ब्रेक होते होंगे, फिर कंबाइंड होते होंगे, उनके स्टेट में चेंजेस आते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कभी आयनाइजेशन एंथैल्पी, वहाँ पे आप पढ़ते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो कोई भी जो स्पीसीज़ है वो जब आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होती तभी वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करता है। सॉलिड में रहेगा नहीं करेगा। तो पहले सॉलिड से उसको लिक्विड, लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होंगे। तो कई सारे स्टेप्स बीच में होते हैं, वो सारे स्टेप्स जो हैं हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हेस लॉ में यही बताया गया है कि एक इंडिविजुअल रिएक्शन का जो आप चेंज इन इंथैल्पी लिखते हैं वो सभी, वो रिएक्शन होने में जितने भी स्टेप्स में हैं उन सभी स्टेप्स में रिक्वायर्ड एनर्जी के सम के इक्वल होता है। जैसे हम यहाँ देखें, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन अ रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो हो रहे हैं उन सभी की एनर्जीज का जो सम होता है वन स्टेप की एनर्जी के ही इक्वल लिखा जाता है, और ऐसा हम लोग अभी देखेंगे भी। Let us consider the following reaction. कार्बन प्लस O2 gives CO2। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं -393.5 किलोजूल पर मोल की एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन वहीं देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाफ O2 के साथ तो CO2 बनता है, तो वहाँ पर इतनी एनर्जी रिलीज होती है। इन दोनों को अगर हम कंबाइंड कर देते हैं तो हमें मिल रहा है कि CO2 gives CO plus half O2 इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है इससे कि एक्चुअल में एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ओवरऑल जब हम सम करते हैं तो वही हम फाइनली लिखते हैं। इन जनरल इट कैन बी रिप्रेजेंटेड है ऐसे हम लोग, जैसे A to B आप देख रहे हैं, A to C देख रहे हैं, C to D देख रहे हैं, D to B देख रहे हैं। A to B जो आप देख रहे हैं वो डायरेक्ट एक स्टेप का रिएक्शन है। ठीक है, बट वो कैसे हुआ है, पहले A C में कन्वर्ट हुआ है, C D में कन्वर्ट हुआ है, देन D B में कन्वर्ट हुआ। 3 स्टेप्स में कन्वर्ट होकर के, मतलब डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 टोटल जब करेंगे तो डेल्टा H के इक्वल आएगा। गॉट इट। अब इसको और थोड़ा डिटेलिंग करते हैं मिस्टर, ये हम लोग देखेंगे बॉर्न-हैबर साइकिल। ठीक है, ये कैसे कैसे किन किन स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, कोई भी एक एग्जांपल के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट। Thus, it can be calculated by following steps. The diagram we show these steps is known as Born-Haber cycle. कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसकी लैटिस एंथैल्पी डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटली नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे कैसे फाइंड किया जाता है उसके डिफरेंट स्टेप्स हम लोग यूज करेंगे और इसको यहाँ पे हम लोग फाइंड करके बताएंगे। ठीक है, और जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो सब एक्सपेरिमेंटली होती हैं, लेकिन डायरेक्ट एक ही स्टेप में हमें वैल्यू नहीं मिलती, अलग अलग स्टेप्स हमें यूज करने पड़ते हैं। जैसे अभी यहाँ देखिए कि Na सोडियम है। ठीक है, एक NaCl हम लोग जानते हैं। NaCl क्या होता है आपका, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बना होगा, कैसे ब्रेक होता है, ये सारी चीज़ों को देखिए। तो पहले Na जो होता है सोडियम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो पहले हमें करना पड़ता है उसको क्या, गैसियस स्टेट में। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि डेल्टा सब्लिमेशन कराया गया। सब्लिमेशन में हम लोग एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक वो गैसियस स्टेट में नहीं आएगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। सेकेंड स्टेप में आप देख रहे हैं कि सोडियम गैसियस स्टेट में आ चुका है। अब सोडियम जो है, अब जब उसको और एनर्जी देते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर तो एनर्जी देनी ही पड़ती है, 496 किलोजूल पर मोल की फिर से एनर्जी देनी पड़ रही है। तो पहले सोडियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें 2 स्टेप्स करने पड़े और 2 तरह की एनर्जीज यहाँ पर आई। पहला था कि आपका सब्लिमेशन हो रहा था और दूसरा जो था वो आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड स्टेप पर आते हैं कि हाफ Cl2।
वो बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि Cl2 तो गैसियस स्टेट में रहता है, लेकिन जब Cl2 तो एक आपका कैसा है, कोवैलेंट कंपाउंड है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, Cl2 गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इस फॉर्म में तो वो किसी से रिएक्शन करेगा नहीं, अब उसको ब्रेक करना पड़ता है हमें। तो Cl2 को हम ब्रेक करते हैं किसमें, Cl में, एटम के फॉर्म में। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी जो Cl2 था उसको हमने ब्रेक किया, उसके बॉन्ड को ब्रेक किया, तो वहाँ पे हमें नीड हुई एनर्जी की, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यहाँ पर भी हम दे रहे हैं कि हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, इन तीनों स्टेप्स में एनर्जी जो है वो हमें देनी पड़ रही है, तीनों एंडोथर्मिक। अब जब क्लोरीन गैसियस स्टेट में आ जाएगा, अब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने, दोनों आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होने चाहिए। तो अब वो इलेक्ट्रॉन जब गेन कर रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम एंटर कराते हैं सेल में, तो एनर्जी रिलीज होती है। और जब सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो वहाँ पे एनर्जी हमें देनी पड़ती है, जिसको हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। तो वही फिर अब Na पॉजिटिव हुआ, Cl निगेटिव हुआ, तब दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं और बनता है आपका NaCl। तो देखिए 5 स्टेप्स में हो रहे हैं, बट हम डायरेक्टली एक ही स्टेप में लिख देते हैं। तो ओवरऑल जब हम सभी एनर्जीज़ का यहाँ देखेंगे तो फाइनली आप देखिए नीचे सारे स्टेप्स दिखाए गए हैं, ठीक। और हमें फाइनली मिल रहा है कि 788 किलो जूल, यानी कि लैटिस इंथैल्पी, यानी जितना बनने में इसको एनर्जी लगी है उतनी तोड़ने में भी एनर्जी लगेगी। ओके, दिस इज कॉल्ड बॉर्न-हैबर साइकिल। तो यहाँ पे NaCl की लैटिस एंथैल्पी कितनी आ रही है, 788 किलो जूल। ये कैसे आ रही है, जब सभी स्टेप्स की एनर्जीज को सम किया गया है। जो जहाँ पे एनर्जी हम लोग दे रहे थे वहाँ पॉजिटिव साइन, जो एनर्जी रिलीज हुई है वहाँ निगेटिव। ओके, सो यहाँ पर आपका एंथैल्पी का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट स्टेट फंक्शन है इस, जिसको हम लोग कहेंगे इंट्रॉपी। लेकिन इंट्रॉपी जो है, इंट्रॉपी को पढ़ने से पहले हमें स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या, लगातार, ऐसे प्रोसेस जो लगातार हो सकें। होते भी हैं कुछ ऐसे जो हैं जहाँ पे हमें अलग से एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, जैसे सन के अराउंड अर्थ रोटेशन कर रहा है, कोई एनर्जी हम देते हैं, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर रहे हैं, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो कैसे होता है, इसमें भी हीट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनकी एनर्जी में कोई चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, A process which can take place by itself or has a tendency to take place is called spontaneous process। ऐसा प्रोसेस जो स्वयं से हो जाए, जिसको हमें इग्नाइट नहीं करना पड़ता, अलग से एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे प्रोसेस जो होते हैं वो आपके स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नीड नॉट टू बी इंस्टेंटेनियस, इट्स एक्चुअल स्पीड कैन वेरी फ्रॉम वेरी स्लो टू क्विक फास्ट। क्योंकि ये खुद से होते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो है वो किसी भी तरह से यहाँ पे एनर्जी देते नहीं हैं, नहीं एनर्जी लेते हैं, तो इसकी जो वैल्यू कभी वेरी करती है, कभी तेज़ होती है, कभी धीमी होती है। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। जैसे कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर ऑफ इट्स ओन। अगर हम कॉमन सॉल्ट को वाटर में रख देते हैं तो वो खुद ही घुल जाता है, वहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ इट्स सेल्फ ऑफ इट्स ओन। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, अब खुद को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है, हमें कुछ नहीं कराने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे ये खुद से हो रहे हैं, तो इसलिए ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है, द एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस को, कोई भी सिस्टम जो है कितना रैंडम है कहलाता है एंट्रोपी। उसके पार्टिकल्स कितना ज़्यादा मूव कर रहे हैं खुद से बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के, वो कहलाता है एंट्रोपी। एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस इज मिनिमम इन सॉलिड दैट वाइल इट इज़ मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट। क्योंकि पार्टिकल्स मूव तो अधिक गैसियस स्टेट में करते हैं और सॉलिड स्टेट में तो रेस्ट में रहते हैं, अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते हैं। तो सॉलिड में एंट्रोपी जो होती है, रैंडमनेस मोशन सबसे कम होती है और गैसियस स्टेट में सबसे अधिक होती है।
द चेंज इन एंट्रोपी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा एस। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इसे हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी एक स्टेट फंक्शन है, तो फाइनल माइनस इनिशियल पर डिपेंड करता है। तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू यस फाइनल स्टेट माइनस यस इनिशियल स्टेट। ओके, फॉर रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर रिवर्सिबल या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल जिसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बनता है, और आइसोथर्मल जिसमें कि आपका हीट कांस्टेंट हो, तो वहाँ पर जो एंट्रोपी जो होती है उसको हम लोग चेंज इन एंट्रोपी को लिखते हैं डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपान टी या फिर डेल्टा एच अपान टी। ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे हीट नहीं चेंज हो रहा है, ठीक, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। व्हेन ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट कोई एकदम दोनों का अमाउंट जो है वो कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो गया है, ठीक है, तो उस समय रैंडमनेस जो होती है दोनों की इक्वल होती है, फाइनल माइनस इनिशियल दोनों इक्वल होता है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 हो जाता है। सॉरी स्टूडेंट्स, अब इसी पे आता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है? द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन इट। हमारे यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो स्वयं होते हैं, और वो केवल होते जा रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। यानी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा, यानी टोटल मिला करके जो यूनिवर्स, वो ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं यूनिवर्स में सब कुछ क्या है, सब कुछ मूवेबल है, सब कुछ मोबाइल है, सब कुछ मोशन कर रहा है। ठीक है, तो जो एंट्रोपी होगी वो हमेशा 0 से ग्रेटर ही होगी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी, यानी एस टोटल इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट स्टेट फंक्शन इज गिव्स फ्री एनर्जी, और गिव्स फ्री एनर्जी में भी स्पॉन्टेनिटी का कुछ यूज आता है। देखते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल जी। अ न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शन द गिव्स एनर्जी और गिव्स फंक्शन जी कैन बी डिफाइंड एज जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। सी एच क्या है आपका इंथैल्पी है, टी क्या है टेम्परेचर है, एस क्या है एंट्रोपी है। ठीक, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी करेंगे तो चेंज इन इंथैल्पी माइनस टेम्परेचर कांस्टेंट है, और चेंज इन एंट्रोपी, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गिव्स एनर्जी चेंज जो होता है उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं कि जो गिव्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू निगेटिव है, यानी डेल्टा एच बड़ा हो और टी डेल्टा एच छोटा हो, तो प्रोसेस जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, लगातार वह होगा। ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी वो लगातार नहीं होता, स्वयं से नहीं होता है। ठीक है, फ्री एनर्जी चेंज इन रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये गिव्स फ्री एनर्जी रिवर्सिबल रिएक्शन में कैसे चेंज होते हैं उनको देखेंगे। द क्राइटेरियन फॉर इक्विलिब्रियम, जो कि आप लोग 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0। व्हेन ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन स्टैंडर्ड स्टेट डेल्टा जी इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एस। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी ई एन। आई एन यूज करते हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो ये रेसिप्रोकल होता है किसका? लॉगरिथम्स का। ठीक है, इसको हम फिर लॉगरिथम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। आर टी ई एन आई एन के क्या है आपका कांस्टेंट है, ट्रांसफ़र करते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस आर टी ई एन के आई एन के, और आर टी को एज इट इज़, आर तो आपका कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। आई एन के को जब हम कन्वर्ट करते हैं लॉग के में तो हम लोग एक वैल्यू यूज करते हैं 2.303। तो यहाँ पे एक रिलेशन आ गया आपका कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू
डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, या फिर माइनस आर टी आई एन के, या फिर माइनस 2.303 आर टी लॉग के। ये होता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी के लिए फार्मूला। लास्ट है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड बाय नर्स्ट इन 1906। नर्स्ट इक्वेशन आप लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में, जब आप लोग केमिकल इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह पढ़ेंगे, या फिर एक बार हमने इस टर्म को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में भी हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, तो ये क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन और एब्सोल्यूट जीरो इज टेकन टू बी जीरो। ठीक है, कोई भी, ये क्या कहता है कि कोई भी अगर परफेक्टली सॉलिड सब्सटेंस है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी। कब, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। ठीक है, या फिर 0 केल्विन, जिसको -273 डिग्री सेल्सियस। यानी कहने का ये मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस को हम मैक्सिमम जो कोल्ड कर सकते हैं, जो सबसे परफेक्ट सॉलिड होगा वो -273 केल्विन पर होगा। ठीक, वी कैन फाइंड एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ प्योर सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी को हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। ओके, सो थैंक you students, this is the last part of this chapter, so you can understand